फिर से आपका अपने YouTube चैनल एडी कंपटीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल था उसका पार्ट 2, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन डीपली और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, तब जा करके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन कर लिया है, तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहें, क्योंकि तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। यही कारण था कि वो लोग बहुत ही तेज़ी से यहाँ के लोगों को एक तरीके से युद्ध में परास्त करते चले गए, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन है, ठीक है। तो योग के जो प्रणेता थे, आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। पतंजलि जो है योग के प्रणेता थे। पतंजलि जो है योग के प्रणेता थे। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो बाण भट्ट है ना, बाण भट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में थे और हर्षवर्धन के ये कवि भी थे। और इन्होंने हर्षचरित नामक कविता भी लिखी थी। कविता नहीं बल्कि ये एक तरीके का बुक था जिसमें हर्ष के जीवन के बारे में टोटली चीज़ें बताई गई थी। और साथ ही साथ कादम्बरी नामक भी पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चारवाक। चारवाक चिकित्सक नहीं थे। सुश्रुत भी चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक थे, धन्वंतरी भी चिकित्सक थे, ठीक है ना। अब ये तीनों चिकित्सक हैं, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बने तो उसको हम लोग कवर कर सकें, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुश्रुत को चिकित्सा का जनक कहा जाता था। चिकित्सा का जनक, ठीक है ना। सुश्रुत को चिकित्सा का जनक कहा जाता था। ये पहला पॉइंट्स आपको याद रखना है। धन्वंतरी के ये शिष्य थे। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो सुश्रुत थे धन्वंतरी के शिष्य थे, ठीक है ना, के शिष्य थे। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि सबसे पहली बार इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की स्थापना की थी, या फिर प्लास्टिक सर्जरी का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। कब किया था? तो 2800 ईस्वी पूर्व में प्लास्टिक सर्जरी का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। और चूँकि सुश्रुत हैं तो अपने ही नाम से इन्होंने जो किताब लिखी थी उसे अपना ही नाम दिया था, उसे सुश्रुत संहिता का नाम दिया गया था। उन्होंने संहिता का नाम दिया था अपने जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था। चरक की बात करें तो चरक ये भी चिकित्सक थे और ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे, या ये कहें कि कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। और इन्होंने जो है चरक संहिता नामक बुक लिखी थी जो चिकित्सा से रिलेटेड थी, चिकित्सा से संबंधित थी, और बुक का नाम था चरक संहिता, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करें धन्वंतरी की, तो धन्वंतरी को आरोग्य के देवता भी कहा जाता था। आरोग्य के देवता, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है, आरोग्य के देवता, ठीक है ना, आरोग्य के देवता। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट्स क्या याद रखना है कि ये भगवान के चिकित्सक थे। भगवान के चिकित्सक, ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब पॉइंट्स से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो आपका यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जो पाणिनि थे इन्होंने सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टध्यायी। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो पाणिनि ने लिखा था। और ये किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये जो है बेसिकली ये गुप्त वंश से संबंधित थे। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, और ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको। चलिए अब हम लोग बात करने कल्लड़। ये कल्लड़ कौन थे भाई, तो कल्लड़ भी दरबारी कवि थे। ये कश्मीर के राजा हर्षदेव के कश्मीर के राजा थे एक हर्षदेव। ठीक है ना, हर्षवर्धन नहीं है भाई, हर्षदेव थे कश्मीर के राजा, उन्हीं के दरबारी कवि थे। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। ठीक है ना, राजतरंगिणी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कालिदास हैं, तो कालिदास को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कालिदास ने कई किताबें लिखी थी, कई उपन्यास भी लिखे थे। सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस है अभिज्ञान शकुंतलम आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये भी इनके किताब था। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा था मेघदूत। ठीक है ना, ठीक है, मेघदूत भी इन्होंने ही लिखा था। और रघुवंश नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। रघुवंश नामक जो पुस्तक थी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है कहाँ पे थे या फिर किसके दरबारी कवि थे, तो ये जो है विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से जो लेखक हैं किस दरबारी के कवि थे, किस राजा के दरबारी कवि थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड और जो बलि से रिलेटेड प्रावधान थे इसमें शामिल किए गए थे। अब एक चीज़ और समझिए, जो सामवेद के जो गायक थे या फिर पाठकर्ता थे उन्हें उद्गाता के नाम से जाना जाता था। और जो ऋग्वेद के वो थे जो पाठकर्ता थे उन्हें जो है होत्री कहा जाता था। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। और एक पॉइंट्स याद रखना है, अथर्ववेद के जो पाठकर्ता थे उन्हें ब्रह्म कहा जाता था या फिर ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कानून। ठीक है ना, कानून से रिलेटेड ये संबंधित थी बुक जो थी, ये कानून से रिलेटेड थी। एक तरीके से कहें तो ऋग वैदिक काल में यही मनुस्मृति का सब लोगों का पालन करना पड़ता था। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंबोडिया के एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट। ठीक है ना, यहाँ पे जो है रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। अब ये भी एक मंदिर है। ठीक है ना, ये भी एक जगह है। ठीक है, मंदिर ही है। तो अब बताइए जो बोरोबुदुर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया। ये भी क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, इंडोनेशिया। अच्छा, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, तो इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुदुर जो मंदिर है। और दूसरी बात, जो कैलाशनाथ मंदिर है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला ये क्वेश्चन है ऑप्शन है जो द वाला यानी डी वाला, ये बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछ रहा है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, तमिलनाडु में ही। लेकिन
तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित है, ठीक है ना, तंजौर शहर में, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं 23 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, तो क्या होता है भाई, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है पास बैठना। देखिए जब भारत में गुरुकुल पद्धति चल रही थी, गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, तो उस समय सब लोग गुरु के पास बैठ करके उपासना करते थे, इसी को उपनिषद नाम दिया गया था, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि जब लोग पाठ करते थे तो एक तरीके से मेघ गरजने जैसी आवाज़ ऐसी आती थी, ठीक है ना। चलिए ये 23 नंबर का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, तो आपका सही आंसर यहाँ पे अगस्त्य, ठीक है। ये जो अगस्त्य थे इन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत का एक तरीके से कहें तो आर्यीकरण किया था, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, जो ये याज्ञवल्क्य हैं, ये इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी, शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ब्राह्मण की रचना, ठीक है ना। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण की विशेषता क्या है, तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। वशिष्ठ की अगर बात करें तो हम लोग ये रामायण में वर्णन इनका मिलता है, रामायण, ठीक है ना, गुरु वशिष्ठ का रामायण में वर्णन देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट्स आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। और विश्वामित्र की बात करें तो इन्होंने वेदों की रचना की थी, वेदों की रचना नहीं कहेंगे, वेदों का संकलन करने का कार्य किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वेद थे वो जो है देवताओं की वाणी थी, देवताओं की वाणी थी, क्या देवताओं की वाणी थी क्या भाई, तो वेद। और इसको जो है माना जाता था कि ये जो गुरु थे, गुरु अपने शिष्य को सुना करके कई वर्षों तक लेकर के आए, फिर बाद में जा करके इसको संकलन किया गया या फिर इसके संकलन हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सामने में ऑलरेडी इसको हमने कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वाल्मीकि ने क्या लिखा था भाई, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स आपको सभी के सभी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्यों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो और लास्ट क्वेश्चंस हैं 29 और 30 नंबर का, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है इसमें जो भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए, तो विषम चुनने का मतलब क्या है, ये भी वेद है, ये भी वेद है, ये भी वेद है, सॉरी ये वेद नहीं है और ये भी वेद है, ये है पुराण, ठीक है ना, ये है पुराण, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आपको लेकर के चलना है पुराण के बारे में, चूँकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पुराण के बारे में भी आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया था,
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें सूर्य का मतलब एक तरीके से गायत्री मंत्र का वर्णन दिया गया है और ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना, सूर्य देवता को समर्पित है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो गायत्री मंत्र है किसको है, तो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।